सभापति कौन है बताइए? भारत में वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, जगदीप धनखड़ जी, आर वेंकटरमन या फिर उत्पल कुमार सिंह। तो कौन है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति हैं कौन है इसमें? जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कौन से नंबर के हैं? तो 14th नंबर के हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यही जो रहते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। तो जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वही राज्यसभा में सभापति के पद होता है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि उप सभापति कौन है? तो उप सभापति हो जाएंगे आर वेंकटरमन। ठीक है, और नेता विपक्ष के जो है आपके लोकसभा में उत्पल कुमार सिंह हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए पूरा लिस्ट है, इसमें आपको यहाँ पे देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए राज्यसभा के जो सभापति हैं कौन है आपके? जगदीप धनखड़ जी हैं। उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे उत्पल कुमार सिंह कौन है? तो ये लोकसभा के महासचिव हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है बताइए? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, एस दुबे, मनोज पांडे या फिर अनिल चौहान। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? ये फटाफट बताइए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? और क्लास को प्लीज सभी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्योंकि संख्या यहाँ पे अभी कम दिख रही है मुझे, है ना। जितने ज्यादा संख्या रहेगी उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा क्लास के लिए, और भी यहाँ पे अच्छे अच्छे जो सीरीज हैं चलती रहेंगी। तो थोड़ा सा प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में है कौन है? तो ये हो जाएंगे अभी जो वर्तमान में है ये डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। और इसके साथ कुछ और भी डिटेल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपको ये ध्यान रखना है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसमें जो है आपके वर्तमान में कौन है? आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जो है। और महालेखा नियंत्रक कौन है? एस दुबे जी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी और थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चलिए मुझे लग रहा है कि इसमें करंट अफेयर में इंटरेस्टेड बहुत कम लोग हैं इसमें। चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगा आप लोग को ये जरूरत होगी, तो हमने बहुत काफी मेहनत किया यहाँ पे। लगभग 4-5 घंटे हमने मैटर तैयार किया, फिर जाके मैंने क्लास स्टार्ट किया, लेकिन रिस्पांस बहुत कम दिख रहा है मुझे इस चीज का। चलिए, वैसे भी कहा जाता है कि जो अच्छी चीज होती है उसकी कीमत बहुत कम आकी जाती है। पुराना संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चंद्रनगर, अटल महल, संविधान सदन या फिर कर्तव्य पथ। तो बताएं जल्दी से, पुराना संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, पुराना संसद भवन का नाम बदल के क्या किया गया है? तो ये कर दिया गया है संविधान सदन। क्या नाम हो गया है? संविधान सदन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नया संसद भवन भी बना हुआ है, तो ये चर्चा का विषय है पुराना संसद भवन। और पुराने संसद भवन की जो डिजाइन है, ध्यान रखना, ये किससे प्रेरित हुई थी? तो ये आपका मुरैना में एक आता है 64 योगिनी मंदिर, तो उससे प्रेरित होकर ही पुराना संसद भवन की वहां पे उस डिजाइन तैयार की गई थी। और एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दिल्ली के राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रखा गया है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपसे। ठीक है, हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, डी मैंने बता दिया, कर्तव्य पथ, राजपथ को ही क्या कहा जाता है? कर्तव्य पथ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है बताइए? जगदीशपुर, कमलापति रेलवे स्टेशन, टंटिया व्हील रेलवे स्टेशन या एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेशन थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा, एटलीस्ट 30+ आज संख्या जाएगी, जैसे कल हम लोग 25+ गए हुए थे, क्योंकि मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चन। तो सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे तो और भी संख्या बढ़ जाएगी क्लास में। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टंटिया व्हील रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के 1857 के प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्हें भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया है? क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है तो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग को कवर करना है, उससे आ जाएगा आपका। करंट अफेयर कहां तक पढ़ना है? देखो पढ़ना तो पिछले 1 ईयर तक का है, लेकिन सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लास्ट 6 मंथ के पूछे जाते हैं, तो हमारा फोकस ज्यादातर लास्ट 6 मंथ पे करंट अफेयर पे अभी ज्यादा है। फिर उसके भी लेके आएंगे हम लोग क्वेश्चन। अगर रिस्पॉन्स आप लोग का अच्छा आता है तो लेके आएंगे, अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर चाह के भी नहीं ला सकते हैं। चलिए, तो चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया है? रणवीर सिंह, राजकुमार राव, सुनील शेट्टी या फिर अच्छा राजकुमार राव 2 बार आ गए हैं तो 1 सेकंड रुक जाएगा। डी ऑप्शन है आपका सलमान खान। तो बताएं जल्दी से, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन जो बनाया गया है, किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजकुमार राव को बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चुनाव आयोग की बात करेंगे तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राजीव कुमार जो है वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ दिव्यम आप डेली आते हैं, वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर चुनाव आयोग द्वारा किसे बनाया गया है? तो अब बताइए, लोकसभा चुनाव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आलिया भट्ट को, सलमान खान को, रणबीर कपूर को या फिर आयुष्मान खुराना को? तो किसको लोकसभा चुनाव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? फटाफट बताएं, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, लोकसभा चुनाव 2024 का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। और इस बार के जो लोकसभा चुनाव है कौन सा नंबर का है? 18वें नंबर का है। और अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड दिव्यम। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है बताइए? स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली, ऋषभ पंत, सचिन तेंदुलकर या फिर वीरेंद्र सहवाग? तो स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और अगर आप लोग ये सीरीज और भी आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइए, शेयर जरूर करिए क्लास को व्हाट्सएप स्टेटस में, जिससे हमको यहाँ पे थोड़ा सा संख्या और भी देखने के लिए मिले, है ना। अगर इस सीरीज आप लोग और भी आगे चाह रहे हैं तो। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ध्यान रखना, अभी जो बने हैं ऋषभ पंत बने हुए हैं। तो ये अभी ये फिर से वापसी की है ऋषभ पंत, और दमदार वापसी भी किए हुए हैं। इनका वर्ल्ड कप में अभी चयन भी हो चुका है, T20 वर्ल्ड कप में। तो यही स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IMF के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है बताइए? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, एंटोनियो गुटरेस, अजय बांगा या फिर क्यू डोंगियो? तो बताएं इसमें IMF के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? IMF के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMF के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, आयुषी ने ए किया है, देखो आज कमेंट आपका आने लग गया आयुषी, है ना। तो ये कौन है आपके? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान रखना है IMF के बारे में। IMF का जो मुख्यालय आता है ये वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुआ है? 1945 में इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एंटोनियो जो गुटरेस है ये यूएनओ के जो है क्या है? अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और इसका जो मुख्यालय आता है कहाँ पे आता है? न्यूयॉर्क में, है ना। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। अजय बांगा की बात करेंगे तो अजय बांगा जो है विश्व बैंक के वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं, और इसकी स्थापना जो हुई है 1945 में ही हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। और क्यू डोंगो जो है ये आपके FAO के अध्यक्ष हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में आता है। तो ये सब का जो स्थापना वर्ष है कौन सा है? 1945 है। ये डेटा आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं।
ठीक है, राधे राधे अंगर सिंह जी, बहुत दिन बाद आए हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। नाटो के महासचिव वर्तमान में कौन है बताइए। नाटो के महासचिव कौन है? स्टोल्टेनबर्ग, टेड्रोस अडनोम, कैथरीन रसेल या फिर आंद्रे अजोले। तो नाटो के महासचिव वर्तमान में कौन है, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि नाटो की जो स्थापना हुआ है 1949 में हुआ है, और ये इसका जो मुख्यालय है कहां पे है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स, है ना, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? तो हो जाएंगे स्टोल्टेनबर्ग। स्टोल्टेनबर्ग जो है अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नमस्ते रेखा। चलिए बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अच्छा कोई बात नहीं अंगर सिंह, अब वापस आ जाइए आप लोग क्लास में, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, आपका एग्जाम अब 1 महीने भी नहीं हुआ है टाइम, है ना, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। समुद्र लक्ष्मण 2024 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है बताएं? अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर भूटान। तो समुद्र लक्ष्मण 2024 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, समुद्र लक्ष्मण जो सैन्य अभ्यास है ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में। और देखिए अभी भारत और मलेशिया के संबंध क्या है, तनावपूर्ण हो चुके हैं। कारण सबको पता है कि वहां की कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी जी की क्या है, बुराई कर दी थी। तो यहाँ पे फिर पीएम मोदी जी किसको, टूरिस्ट को प्रमोट करने लगे, लक्षद्वीप को, है ना। तो अब फिर से मलेशिया के जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने क्या किया है कि आह्वान किया है भारत के पर्यटकों को वहां पे आने के लिए, ठीक है, सिफारिश भी की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और ये ध्यान रखिएगा सैन्य अभ्यास हुआ कहां पे है, तो ये सैन्य अभ्यास हुआ है आपका विशाखापत्तनम में। कहां पे हुआ है? विशाखापत्तनम में। और नौसेना का यह सैन्य अभ्यास है, किसका है? नौसेना का। तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपसे आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे। तो ये देखिए 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक ये हुआ था, ठीक है, और ये तीसरा संस्करण है इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है? तो पूरे मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, अगर इसमें वैल्यू आप लोग को इसको लगता है तो, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं पूरे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं, जो आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। 20%, 33%, 50% या फिर 70%। तो कितने परसेंट सीट आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है इसमें, ये आपको बताना है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, नारी वंदन योजना के अंतर्गत लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है, और ये पास भी हो चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महिलाओं की भी भागीदारी लोकसभा विधानसभा चुनाव में अब देखी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात में, भोपाल में, मुंबई में या फिर नई दिल्ली में? तो विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहाँ पे विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा कि विश्व पुस्तक मेला का जो आयोजन किया गया था, कहां पे किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ये यहाँ पे उसका उद्घाटन किए हुए थे। सॉरी, हाँ यही है, धर्मेंद्र प्रधान जी क्या किए थे? इसका उद्घाटन किए थे। और अतिथि देश कौन सा है? तो सऊदी अरब क्या है इसका अतिथि देश है। थीम क्या थी इसकी? तो बहुभाषी भारत और एक जीवंत परंपरा, ये इसकी थीम थी। इसके अलावा एक और आपका सम्मेलन आपको ध्यान रखना है, वो है आपका रायसेना डायलॉग। ये आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। मुख्य अतिथि कौन थे? तो किरियाकोस मित्सोटाकिस, ये जो है आपके ग्रीस के पीएम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, वागु मेहता जी स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया था बताएं? कहां पे किया गया था? नई दिल्ली में, भोपाल में, प्रयागराज में या फिर इंदौर में? तो ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया है? तो ये जो सम्मेलन किया गया है कहां पे किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। तो और भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। और मध्य प्रदेश में भी कहां पे किया गया है? भोपाल में किया गया है। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो इसका जो आयोजन किया गया है, देखिए नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। मोदी जी ने क्या, सॉरी ये भी दो डिटेल जो है गलत आ गया इसमें आपका।
चलो कोई बात नहीं। तो केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि ये कहां पे हुआ है, ये आपका भोपाल में हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने, है ना, जो अभी राष्ट्रपति हैं भारत के, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया हुआ था। इसका मैंने डिटेल रखा था लेकिन स्किप हो गया है, कोई बात नहीं, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण कर दिया है? रूस ने, चीन ने, अमेरिका ने या फिर मलेशिया ने? तो किस देश के डॉक्टर ने इंसान के शरीर में सुअर की किडनी का प्रत्यारोपण कर दिया, बताइए किसने किया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, ये जो किया है किसने किया है, तो ये अमेरिका के डॉक्टरों ने किया हुआ है और पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। इसमें 62 साल के रिक्स लेमन को मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में किडनी की बीमारी की आखिरी स्टेज में होने पे यह ऑपरेशन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरा आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल ये ध्यान रखना है कि किस देश ने किया है, तो अमेरिका ने किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला एआई शहर कौन सा बनेगा? लिखने की जरूरत ज्यादा नहीं है क्योंकि इसमें डिटेल पूरा ऑलरेडी है, और लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन क्लास के साथ आप नहीं लिख पाएंगे लाइव क्लास में, क्लास के बाद आप रिकॉर्डेड में देखेंगे तो लिख पाएंगे धीरे धीरे पढ़ के। भारत का पहला एआई शहर कौन सा बनेगा? सूरत, भोपाल, लखनऊ या फिर आगरा? तो भारत का पहला एआई शहर कौन सा बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का पहला एआई शहर कौन सा बनेगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो एआई शहर बन रहा है कौन सा बनेगा आपका? ये लखनऊ बनेगा, और ये जो है यूपी के जो है विधानसभा में भी ये पारित हो चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर को बसाने की पहल की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया है, बताइए। आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा, कन्याकुमारी, व्हीलर द्वीप या फिर पंबन द्वीप? तो कहां से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य मिशन जो आदित्य L1 है तो कहां से प्रक्षेपित किया गया है, बताइए। तो बिल्कुल सही है, इसमें आप लोग जो आंसर राइट कर रहे हैं श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से ही इसका क्या किया गया है? प्रक्षेपण किया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है PSLV C57 से इसको भेजा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले डिटेल में। क्योंकि आदित्य L1 जो सूर्य मिशन है सबको पता है, लेकिन किससे भेजा गया है ये बहुत कम लोग को पता होगा। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छतम राज्य कौन सा है? अब देखो शहर आपको सबको पता ही है ना, खैर मैं उसको बता भी दूंगा कौन सा शहर है, लेकिन यहाँ पे बताइए सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार सबसे स्वच्छ जो राज्य है पूरे भारत का ये कौन सा है? मध्य प्रदेश नहीं है, ये है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। और ये डेटा आप थोड़ा सा देख लीजिए स्वच्छतम सर्वेक्षण का जो है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जारी कौन करता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा, और इसका थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, 2024 की थीम क्या है? रिड्यूस, रियूल और रिसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर और सूरत दोनों को पहले नंबर पे रखा गया है संयुक्त रूप से। तीसरा स्वच्छ शहर कौन सा है? नवी मुंबई। सबसे स्वच्छ गंगा शहर में वाराणसी और प्रयागराज आता है। सबसे स्वच्छ शहर जो आता है इसमें आपका, ठीक है, इसके अलावा राज्य में सबसे स्वच्छ कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़। और निम्न प्रदर्शन वाले जो राज्य हैं इसमें अरुणाचल, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड आते हैं। बिहार का स्थान कौन सा है? 15वां। तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग को करंट अफेयर का जो 6 मंथ का सीरीज है इसको कंटिन्यू करें कि नहीं करें, है ना, 2-3 क्लास में। एक रिस्पॉन्स मुझे इसका बहुत कम दिखा है आप लोगों का। जैसे कल की क्लास में 25 प्लस संख्या थी, आज तो बहुत कम है संख्या यहाँ पे। तो अगर आप लोग कहो, सब लोग चाहोगे तो इसको कंटिन्यू कर देंगे। 2-3 क्लास में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा प्रदान किया है? तो किस राज्य ने प्रदान किया है बताइए? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाँ तो थोड़ा सा सपोर्ट भी करिए प्लीज सभी लोग। आप लोग
देखते हैं कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्लास की लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए अभी, जिससे एक लोगों से अगर एक बच्चा भी आता है तो भी मान चलिए बहुत संख्या बढ़ जाएगी। कल भी काफी लोगों ने सपोर्ट किया हुआ था, तो थोड़ा सा कंटेंट ये और भी बढ़ता चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे घोल मछली को राजकीय मछली किसने बोला हुआ था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो किस राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है? तो ये जो किया गया है, कौन से राज्य किया गया है? गुजरात राज्य ने राजकीय मछली घोल मछली को घोषित किया हुआ है। और इसका चित्र मैं दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से इसका चित्र है। ये घोल मछली है। क्या इसकी विशेषता है? तो ये इसमें देख लेते हैं विशेषता क्या है घोल मछली से संबंधित। घोल मछली मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाई जाती है, जहां पे गुजरात स्थित है, जिसके तट पे, है ना। और इसका प्राकृतिक वास क्या है? फारस की खाड़ी से लेके प्रशांत महासागर तक इसका क्या है? विस्तृत क्षेत्र है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चलिए, गुजरात का तट हम सभी को पता है, पूरे भारत में सबसे लंबा जो समुद्र तट है किसका है? गुजरात का ही है। तो ये तो सबको पता है ना, जो कितना है? 1600 किलोमीटर का। लेकिन दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कहां पे है? भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है बताइए। थैंक यू सो मच दिवांशी, है ना, दिव्यम, देवांशी, ये कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिना बोले शेयर कर देते हैं। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन से बना है? कौन से राज्य का है बताइए। महाराष्ट्र का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का या फिर राजस्थान का? तो किस राज्य का है ये बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेरी गुड, बहुत अच्छे साहब। तो भारत का 54वां जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। और ये जो है आपका कौन सा है? रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। तो एमपी का कौन से नंबर का है? तो एमपी का 7वें नंबर का ये टाइगर रिजर्व है। जबकि भारत का कौन से नंबर का है? तो भारत का 54वें नंबर का है। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। कहां पे आता है? तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आता है, जो सागर तक विस्तृत है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है बताइए। बाघों की संख्या कितनी है? 2500, 3000, 3925 या फिर 4400? साथ में ये भी कमेंट करके बताइए कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बताएं जल्दी से, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 2023 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3925 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3925। और पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघ कहां पे पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं भारत में। और भारत में सबसे अधिक बाघ कहां पे पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक बाघ जो पाए जाते हैं अपने एमपी में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। एक सेकंड, थोड़ा सा रुक गया मैं, कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें। हाँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया है बताएं। चिराग शेट्टी को, मोहम्मद शमी को, पारुल चौधरी को या फिर पवन कुमार को? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। देख रहे हैं सभी इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं, फालतू की एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं है, है ना। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है चिराग शेट्टी को। और इसका अगर मैं बता दूं तो ये जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। और इसकी राशि कितनी है? 25 लाख रुपए इसमें राशि प्रदान की जाती है और मेडल प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो डिटेल थोड़ा सा देख लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट है। चिराग शेट्टी को बैडमिंटन में मिला है, इसके साथ साथ सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को भी मिला है बैडमिंटन के फील्ड में ही। दोनों को ये खेल रत्न अवार्ड मिला है, जिसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अर्जुन पुरस्कार भी हैं। टोटल 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है मोहम्मद शमी जो क्रिकेट से हैं, है ना, ओजस प्रवीण तीरंदाजी से, श्रीशंकर जो है इसमें आपका एथलेटिक्स से, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से हैं, पवन कुमार जो है कबड्डी से हैं। इनको क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है टोटल। चलिए, अर्जुन पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी है बताइए। अर्जुन पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी है बताइए। 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख या फिर 15 लाख? तो अर्जुन पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी है ये फटाफट बताइए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा,
कि अर्जुन पुरस्कार की जो वर्तमान में राशि है, कितनी राशि है वर्तमान में? 15 लाख रुपए इसकी राशि है। ठीक है, और किसी भी क्षेत्र में खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इसका कहा जाए तो स्थापना कब हुआ है? तो 1961 में इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब कुछ आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो राशियां हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है आपका 25 लाख रुपए इसकी राशि है। अर्जुन पुरस्कार की 15 लाख रुपए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की है 15 लाख रुपए और लाइफ टाइम के लिए, और नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख रुपए है, और ध्यानचंद पुरस्कार की कितनी है? 10 लाख रुपए। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आजादी पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता, अरुंधति राय, आदित्य भूषण या फिर अमिताभ कांत? तो आजादी पुस्तक के लेखक कौन है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आजादी पुस्तक के लेखक कौन है बताएं, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आजादी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आजादी पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे ये अरुंधति राय है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में कौन है बताइए? स्वामीनाथन, शक्तिकांत दास, दिनेश कुमार खारा या फिर अनीश शाह? तो बताइए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है भारत में रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है कौन है? इसमें शक्तिकांत दास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी है ना। 1935 में इसकी स्थापना की गई है और मुख्यालय कहां पे आता है? मुंबई में, है ना। पहले कहां पे इसका मुख्यालय था ये आप लोग बताओगे कि स्थापना के समय पे आरबीआई का मुख्यालय कहां पे था, ये आप लोग कमेंट करके बताएं फटाफट जल्दी से। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, आईएनएस कलवरी किस देश की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है बताएं? रूस की, फ्रांस की, जापान की या फिर भारत की? तो आईएनएस कलवरी किस देश की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या होगा बताएं? तो ध्यान रखना, आईएनएस कलवरी किस देश की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये भारत की है। कहां की पनडुब्बी है ये? भारत की ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाल ही में इसको क्या किया गया है? ठीक है, पनडुब्बी को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, रूस में भारतीय राजदूत का नाम क्या है? रूस में भारतीय राजदूत का नाम क्या है? विनय कुमार, अभय ठाकुर, मोहनीश शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कुछ देश ऐसे हैं जिनके राजदूत भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका रूस हो गया, मलेशिया है इसमें, ईरान हो गया, है ना, इंडोनेशिया हो गया, आपका इजराइल हो गया, यूक्रेन हो गया। तो इनमें हो सकता है राजदूत भी पूछ ले, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रूस में भारतीय राजदूत का नाम क्या है? विनय ठाकुर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अभी रूस के पर्यटन मंत्री ने अभी हाल में एक स्टेटमेंट दिया है, अगर आप लोग देखे होंगे तो सुने होंगे, तो कि भारत और रूस एक ऐसे समझौते पे हस्ताक्षर करने वाला है, हो सकता है जोन में कंप्लीट भी हो जाए, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के पर्यटकों को फ्री वीजा यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे, उसका कोई भी वीजा शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये भी इस पे अनुबंध होने वाला है रूस और भारत के बीच में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सीरम इंस्टीट्यूट है ना, ये भी आपको पता है क्यों न्यूज में चल रहा है, इसलिए इसके भी क्वेश्चन रखे हुए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान में सीईओ कौन है? सत्या नडेला, टिम कुक, आधार पूनावाला या फिर रंजित पुन्हानी? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान में सीईओ कौन है ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ध्यान रखना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो सीईओ हैं कौन हो जाएंगे? ये आधार पूनावाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक और भी आपको ध्यान रखना है, रंजित पुन्हानी जो है संसद टीवी के सीईओ हैं, है ना, किसके हैं? संसद टीवी के सीईओ हैं हो जाएंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्यम नडेला। और एप्पल के कौन है ना, ये किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। और टिम कुक किसके हैं? एप्पल के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। गूगल के कौन सीईओ हैं? सुंदर पिचई, आपको पता ही है। तो मेन मैंने आपको पूरा बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? रूस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, मलेशिया के राष्ट्रपति या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति? तो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे
ये बताएं जल्दी से, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, 75वें गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य के तिरंगा बर्फी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो किस राज्य के तिरंगा बर्फी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये बताएं जल्दी से, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तिरंगा बर्फी को हाल ही में जो जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य का है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी किसका है? काशी वाराणसी का तिरंगा बर्फी। ये स्वतंत्रता क्रांति से रिलेटेड है, डिटेल इसमें थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का ये प्रतीक है, और इसीलिए इसको क्या है, इसकी विशेषता के कारण इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हुआ है बताएं? सुनील गावस्कर, कपिल देव, बिशन संवेदी या फिर हरभजन सिंह? तो किसे यहाँ पे किनका हाल ही में निधन हुआ है, किस पूर्व क्रिकेटर का? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? किनका हाल ही में निधन हुआ है बताएं? ध्यान रखना, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हुआ है? तो ये निधन हुआ है बिशन सिंह वेदी का, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ है अमृतसर में हुआ था, और उन्होंने भारत के लिए 1966 से लेकर 79 तक टेस्ट क्रिकेट खेला है, और उन्होंने 22 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की हुई है। तो ये है इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत रत्न 2024 से सम्मानित व्यक्ति कौन है बताइए? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव या फिर उपरोक्त सभी? ठीक है, तो भारत रत्न 2024 से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति कौन है, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से। आप क्वेश्चन के लेवल देख रहे हो, कितने शानदार क्वेश्चन रखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा दुख होता है जो इतना कम रिस्पॉन्स आ रहा है ना। तो कल बताइए, कल नॉर्मल क्लास थी तब भी 25 प्लस संख्या थी, आज तो बहुत ही कम रहेगी क्लास संख्या। चलिए, तो भारत रत्न 2024 से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो ये सभी हो जाएंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा। टोटल इस बार कितने लोगों को भारत रत्न मिला है? तो 5 लोगों को टोटल इस बार भारत रत्न मिला है। भारतीय इतिहास में पहली बार 5 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया है एक वर्ष में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन कौन से हैं उसमें 5 लोग? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है लाल कृष्ण आडवाणी जी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का रैंक क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये बताएं जल्दी से, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। तो भारत का जो रैंक है, कौन सा रैंक है भारत का? तो भारत का रैंक हो जाएगा इसमें चौथा रैंक है, 4th रैंक है इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो फर्स्ट पे आ जाएगा अमेरिका, है ना, फिर रूस है, चाइना है, और भारत कौन सा नंबर पे आता है? ये 4th नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है आपका, अंतिम क्वेश्चन है। पीएम सूर्य घर योजना का शुभारंभ कब किया गया है? फरवरी 2024, मार्च 2024, अप्रैल 2024 या फिर मई 2024? तो पीएम सूर्य घर योजना का शुभारंभ कब किया गया है, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पीएम सूर्य घर योजना का जो शुभारंभ किया गया है, ये कब किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें फरवरी 2024 में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कुछ डिटेल भी इसका था, अच्छा यहाँ पे रखा नहीं गया इसका डिटेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी 2024। इसमें मुफ्त बिजली देने के लिए ये योजना लाई जा रही है, जिसमें घरों में क्या लगाया जाएगा? इसमें सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिसमें 300 यूनिट तक की बिजली क्या है, फ्री दी जाएगी जनता को। ठीक है, नेक्स्ट, तो बस इतना ही था आज का। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग फिर से कल नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास जो रहेगी कल मोस्ट इंपोर्टेंट एमपीजीके की मैराथन क्लास रहेगी, है ना। तो
कल एमपीजीके की मैराथन क्लास लेके आऊंगा, मिक्स क्वेश्चन है ना, बहुत दिन हो गए इसको लाए हुए, तो कल इसका भी देख लेते हैं रिस्पॉन्स, और इसको आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कल जो क्लास रहेगी कितने बजे रहेगी, 10 PM पे रहेगी। तो धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।